डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। टेंस टेंस जिसका कि हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चाहे वो शुरुआती क्लास के बच्चे हों, चाहे बड़े क्लास के, उन्हें टेंस नहीं आते हैं तो वो ग्रामर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि टेंस, पहले तो हमें पता होना चाहिए टेंस होता क्या है। जनरली तो हम टेंस के लिए काल कहते हैं, और जनरल काल का मतलब हम समय समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में इट्स नॉट अबाउट टाइम। ये केवल टाइम ही नहीं होता है। टेंस से हमें समय व अवस्था का पता चलता है। टेंस से हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो है किस समय में हुआ है, ये तो पता चलता ही है, तथा उससे अवस्था का भी बोध होता है। टेंस जो है, टेंस और हम समय में देखें तो जो समय है वो एक ब्रॉड थिंग हो जाती है, और टेंस केवल एक समय और इसके साथ अवस्था का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। टेंस से समय व अवस्था का बोध कराया जाता है। टेंस यानी काल जो होते हैं तीन होते हैं, तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वैसे हम देखें तो टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर वो है जो मान लिया गया है, यानी हमने जो माना है वो भविष्य है, भविष्य किसी ने देखा नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो टेंस होते हैं हमारे तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो समय हमारा अभी का है, हाल का समय, रिसेंट टाइम। पास्ट जो स्पेंड हो चुका है, गुजर चुका है। फ्यूचर जो अभी आया नहीं है, जो हम नहीं जानते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो है फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये आपको पता ही होगा यहाँ तक है। फिर इनमें से प्रत्येक को चार चार भागों में बांट दिया गया है। इनमें से हम प्रत्येक को एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनको चार चार भाग में किस तरह से बांटा गया है। इनके प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह हम इन सबको बांट देते हैं। हम देखेंगे कि प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, इसी तरह पास्ट के, इसी तरह फ्यूचर के। लेकिन हम इनको जो लेंगे इंडेफिनिट पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस लेंगे, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, और लेटर देन वी विल स्टडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम कंटिन्यूअस को फिनिश करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट समझेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हम सबसे पहले जो फिनिश करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से समझाऊंगा कि कोई छोटे से बच्चे से लेके कोई बड़े से बड़ा भी इसको आसानी से समझ सके। तो हम सबसे पहले इंडेफिनिट को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हमारा पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आवाज से कोई नहीं कहेगा कि हमें टेंस नहीं आते। हमारा वीडियो देखें और उसके बाद आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब काल। वर्तमान अनिश्चित काल, या इसको वर्तमान सामान्य काल भी कहते हैं। इसको वर्तमान सामान्य काल भी कहते हैं, या इसको कहा जाता है वर्तमान अनिश्चित काल। जैसे कि हमें पता है डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है। इसको वर्तमान अनिश्चित काल हिंदी में कहा जाता है वर्तमान अनिश्चित काल या वर्तमान सामान्य काल। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं।
सिंपल प्रेजेंट, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या वर्तमान अनिश्चित काल भी कहा जाता है। ये था इसके नाम की बात कि हमने किस तरह इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे, इनकी पहचान क्या है वो हम देखते हैं। अब हम इनके कैसे इनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट रूल, जो हम बेसिकली इसकी जो पहचान है, जितने भी हमारे जो ऐसा ट्रुथ जो ऑलवेज ट्रू रहता है, जो हमेशा सत्य रहता है, यानी जो कभी बदले ना, यानी ऑलवेज रिमेन द ट्रुथ, ऑलवेज रिमेन द ट्रुथ विल बी यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसा सत्य जो हमेशा सत्य, जो कभी झूठ नहीं हो सकता, यानी हमेशा सत्य रहने वाली बात। तो ऐसा एक्शन, ऐसी वर्ब जिसका प्रयोग हम करते हैं हमेशा सत्य रहने के लिए, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। यानी एक्शन दैट रिमेन्स ऑलवेज ट्रूथ, एक्शन दैट रिमेन्स ऑलवेज ट्रूथ, ऐसा एक्शन जो हमेशा सत्य रहता है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक्शन दैट रिमेन्स ऑलवेज ट्रूथ, ये सत्य हमेशा रहेगा, ये बदला नहीं जा सकता। एक्शन दैट रिमेन्स ऑलवेज ट्रूथ, ऐसा कार्य, ऐसा वर्ब जो हमेशा सत्य रहता है, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है। ये हो गई एक जनरल सी इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में छिपता है। और ये सिंपल प्रेजेंट का बाकी थे दोनों, हमने जो एग्जांपल बताए थे, अर्थ मूव्स राउंड द सन, सॉरी यहाँ पर डी रह गया था, मूव्स राउंड द सन, और द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो हमने देखा एक्शन जो हमेशा सत्य रहते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। अब हम इसका और भी देखेंगे कहां कहां इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इसका जो यूज होता है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब है ऐसी आदत जो बदली नहीं जा सकती है, यानी हैबिट में आ गई है, जो हमारी डेली की हैबिट में आ गई है। तो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन, हमारी आदत के लिए इसका प्रयोग होता है, जो किसी की भी आदत है जो बदली नहीं जा सके आसानी, यानी हैबिट में आ गई हो, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल, बैड स्लीप इन द डे, जैसे चमगादड़ दिन में सोते हैं, बैड स्लीप इन द डे, तो ये भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। ये नहीं कहेंगे चमगादड़ दिन में सोते थे, यानी ऐसा नहीं हो सकता, यानी बैड स्लीप इन द डे वर्तमान में ही रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे। और हम इसका एग्जांपल देखते हैं इजी से इजी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही इजी सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। इस तरह के वाक्य जो हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं, एक्शंस दैट शो हैबिचुअल एक्शन। इसके बाद हम और देखते हैं इसका प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं।
इसका जो हम प्रयोग कर सकते हैं न्यूज की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। क्रिकेट की कमेंट्री, न्यूज हेडलाइंस वो भी जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। हेडलाइंस, न्यूज हेडलाइंस या कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री वगैरह जो रेडियो वगैरह में, टेलीविजन वगैरह में आप सुनते हैं, न्यूज हेडलाइंस या स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री या न्यूज हेडलाइंस आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो भी कमेंट्री वगैरह या न्यूज़पेपर की जो खबरें होती हैं वो जनरली हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। जैसे पीएम साइंस डील, जैसे प्रधानमंत्री ने साइन किया डील पे, पीएम साइंस डील, यानी कोई समझौते पर प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनाया गया। ये पेपर की हेडिंग हो सकती है पीएम साइंस अ डील, पीएम साइंस अ डील, यानी पीएम ने एक डील साइन करी है। इसी तरह एग्जांपल हम देख सकते हैं। कमेंट्री में इस तरह के सेंटेंस का यूज होता है, सचिन हिट्स द बॉल, सचिन hits the ball या strikes the ball and off it goes for a huge six. सचिन hits the ball and off it goes for a huge six, यानी ये क्रिकेट की कमेंट्री में एक तरह का बोला कि मैंने सेंटेंस ये लिख दिया, सचिन हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज फॉर अ ह्यूज सिक्स। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी हम सिंपल प्रेजेंट का जनरली यूज करते हैं। इसके अलावा हम जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, इसके अलावा क्रिकेट कमेंट्री या कोई फुटबॉल कमेंट्री, किसी भी तरह की कमेंट्री, किसी भी स्पोर्ट की हो रही होती, जनरली जो उनमें सेंटेंस बोले जाता है सिंपल प्रेजेंट का यूज करके बोला जाता है। इसके अलावा और कहाँ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है वो हम देख लेते हैं। निकट, चलो अभी इसको हम और भी देखेंगे। फॉर नियर फ्यूचर, निकट भविष्य की बात बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फॉर नियर फ्यूचर, टू टेल अबाउट समथिंग अबाउट नियर फ्यूचर, वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। निकट भविष्य के लिए या निकट भविष्य की योजना के लिए, निकट भविष्य की योजना के लिए, फॉर नियर फ्यूचर प्लानिंग या निकट की भविष्य बात के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। द पीएम लीव्स फॉर यूएसए, The PM leaves for USA next week. अगले सप्ताह प्राइम मिनिस्टर यूएसए की यात्रा पर जाएंगे या यूएसए जाएंगे। तो हम इसके लिए द पीएम लीव्स फॉर यूएसए नेक्स्ट वीक, यानी निकट भविष्य में जाएंगे, गए नहीं है यानी जाएंगे, तब भी हम इसका सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर देते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रयोग होता है कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस हो उसमें भी ये आ जाता है। इन कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त सूचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस, उनमें हम देखते हैं इफ, अनटिल, अनलेस आदि से ये सेंटेंस बनते हैं। ये इस तरह के सेंटेंस, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आता, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा।
यदि वह यहाँ आता है मैं उसकी मदद करूंगा, यदि वह यहाँ आएगा मैं उसकी मदद करूंगा, ये भी हो सकता है यदि वह यहाँ आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। तो जो शर्त वाला है इसमें प्रेजेंट में बना है, सिंपल प्रेजेंट में, और जो बिना शर्त का है वो सिंपल फ्यूचर में है। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ इसका होता है प्रयोग, वो देखते हैं अब हम। कुछ वर्ब्स हैं जो साइंसेस से रिलेटेड, जैसे सी, हियर, फील, टेस्ट। सी, हियर, फील, टेस्ट, इस तरह के जो कुछ फिजिकल सेंसेस हैं उनके लिए, स्मेल, जो हमारी फिजिकल सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, इनका प्रयोग करके उनमें यूज हुआ हो, तो इस तरह के सेंटेंस भी जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हियर समथिंग आउटसाइड, आई हियर समथिंग आउटसाइड, तो मैं कुछ बाहर सुनता हूँ या मैं कोई आवाज बाहर सुनता हूँ, यानी इसमें हियर यानी हमारे सेंस का यूज, सुनने का प्रयोग किया गया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, ना कि ये कहेंगे आई हर्ड समथिंग आउटसाइड, तो ये गलत हो जाएगा, पास्ट में नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट, आई हियर समथिंग आउटसाइड। तो ये था कुछ हमने इसकी पहचान आपको बताई। इसके अलावा हिंदी में किस तरह पहचानते हैं वो देख लेते हैं। हिंदी में बहुत आसान पहचान है, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि आता है। हिंदी की पहचान है, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि आता है। यानी जो हमारा वीडियो है हिंदी मीडियम के हो बच्चे जहाँ इंग्लिश मीडियम, सबके लिए ये कारगर है, यूजफुल है। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये हिंदी की पहचान है, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि आता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। अब इसको बनाने के हम फार्मूले या स्ट्रक्चर देखेंगे। इसको बनाते किस तरह से, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इसको किस तरह से बनाते हैं। इसको बनाने के रूल ध्यान से समझिएगा। सबसे हमारा पहला रूल है, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस वाइज चलेंगे। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिनसे सकारात्मक सूचना मिलती है ना अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इसका पहला रूल है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था जो क्रिया होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। जिस तरह की जो क्रिया आएगी वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, अपने कर्ता के अनुसार आती है, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी क्रिया आती है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर हमारा क्या हो, यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या प्लूरल नाउन हो, या प्लूरल नाउन हो, यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या एनी अदर प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो, एक से ज्यादा का बोध कराया बहुवचन होता है, तो आई हो, आई मतलब मैं, वी, दे मतलब वे या ये या वे या प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन का मतलब बहुवचन, बहुवचन संज्ञा।
बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, यानी इनमें से कुछ भी मिले हमें, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या प्लूरल नाउन हो। यहाँ पर दे माने भी बे, दोज माने भी बे। अगर दोज के संग कोई नाउन आ रहा है तो ये प्रयोग होगा दोज, जैसे दोज पेन्स, दोज बुक्स, दोज गर्ल्स, दोज बॉयज। और अगर दे एज प्लूरली नाउन आएगा, इसमें कोई और वर्ड नहीं होगा, ठीक है, नाउन नहीं होगा कहने का मतलब इसके साथ। तो ये था, हमने इसकी हिंदी भी आपको बता दी। अब सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, बहुवचन हो, तो इसी के हिसाब से हमारी वर्ब आती है। हमेशा याद रखें, इसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। हमारी जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग दीज वर्ड्स आएगी, यानी इन्हीं के हिसाब से। सब्जेक्ट बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली फॉर्म आती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जो क्रिया के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, क्रिया का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो क्रिया के हिसाब से आता है ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट क्रिया के हिसाब से नहीं आता, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने। जो क्रिया आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, हमेशा वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आते हैं। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या प्लूरल नाउन हो तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, मैं पतंग उड़ाता हूँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ, तो ये बनेगा आई फ्लाई द काइट, आई फ्लाई द काइट। और हम देख लेते हैं, ये लड़के झूठ बोलते हैं, ये लड़के झूठ बोलते हैं, ये लड़के, यानी दीज बॉयज, दीज बॉयज। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दीज बॉयज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दीज बॉयज टेल अ लाई। और अगर और भी एग्जांपल देख लेते हैं, वे बड़ों का कहना मानते हैं, वे बड़ों का कहना मानते हैं, तो बनेगा दे ओबे द एल्डर्स, दे ओबे द एल्डर्स, वे बड़ों का कहना मानते हैं, दे ओबे द एल्डर्स। तो इस तरह हमने देखा, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या दीज, दोज या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की बस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। यहाँ पर सॉरी, दे ओबे द एल्डर्स। तो हमने देखा सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे, आई मतलब मैं, वी हम, यू तुम, दे, दीज, दोज ये और वे या प्लूरल नाउन हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये हमने बताया था, अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और कुछ नहीं है स्ट्रक्चर में इसके। सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो क्या होगा, ही, शी, इट, दिस, दैट। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट भी वह, यह, वह, या बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा हो। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन बहुवचन संज्ञा हो तो क्या होगा, सिंगुलर होने पर अब ही माने भी वह, सी माने भी वह, इट माने भी वह। ही आता है फॉर मेल यानी पुरुष के लिए, सी गर्ल्स के लिए, लड़की यानी स्त्रीलिंग के लिए, इट न्यूटर के लिए। अब दिस यह, दैट वह, अब दैट के संग कोई ना कोई नाउन होगा, है ना, इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से हम ये कुछ रूल देखेंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो।
जब अगर हमने बताया था सिंगुलर नाउन बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम देख रहे हैं सब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाए तो क्या करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, एस या ईएस या आईईएस। अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो वर्ब में एस ईएस या आईएस लग जाता है। अब ईएस कब लगता है, जिन वर्ब के अंत में ओ एस या एस एच सी एच जेड या एक्स जिनके लास्ट में ये होते हैं, फिर से लिख देते हैं, जिनके लास्ट में ओ एस एस एच सी एच जेड या एक्स होता है, जिनके लास्ट में ये होते हैं उनमें हम ईएस लगाते हैं, उनके लास्ट में ईएस लगेगा। और जिनके लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें आईएस लगाया जाता है। लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें आईएस लगाया जाता है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। अब हम इनका कोई सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है, तो हम बोलेंगे ही फ्लाइज द काइट, ही फ्लाइज द काइट। इसमें वर्ब में क्या लगा है, आई ई एस का प्रयोग हुआ है, इसमें हमने आई एस का प्रयोग किया है, यानी सिंपल प्रेजेंट में क्या लगा दिया हमने, वर्ब में आई ई एस। जब करता एक वचन है तो वर्ब में एस ई एस लगेगा। इसमें वाई आ रहा था, फ्लाई होता है, तो वाई को हटा देते हैं, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा दिया जाता है, तो इसकी जगह क्या आ जाता है, एफ एल, वाई को हटा के आई ई एस लगा दिया जाता है। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के आई एस लग जाता है, ही फ्लाइज द काइट। और एग्जांपल देख लेते हैं, सीता बड़ों का कहना मानती है, सीता बड़ों का कहना मानती है। सीता, अब कहना मानना इसमें क्रिया है, सीता ओबे की जगह इसमें ओबेज आएगा, सीता ओबेज। इसमें भी वाई आया था लेकिन वाई से पहले वॉवेल था इसलिए इसमें केवल एस लगेगा, सीता ओबेज द एल्डर्स। और हम एग्जांपल देख लेते हैं, वह लड़का झूठ बोलता है, वह लड़का यानी दैट बॉय, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट आता है, तो वह लड़का यानी दैट बॉय। बोलने की अंग्रेजी होती है टेल, लेकिन जब से सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा। सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संख्या हो तो वर्ब में एस लग जाता है। दैट बॉय टेल्स अ लाई, दैट बॉय टेल्स अ लाई, वह लड़का यानी सब्जेक्ट हो गया, क्रिया क्या है, बोलना, टेल्स, अ लाई इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। दैट बॉय टेल्स अ लाई, ये हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत आसान है, बस सब्जेक्ट और वर्ब का ही ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने समझ लिया, इसके बाद हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या चीज है देखना है हमें। सबसे पहले वही क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आती है, ध्यान रखें, दिमाग में बैठा लें। तो हम देखेंगे अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या कोई प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा, मैं, आई मीन्स मैं, वी हम, यू तुम, दे वे,
दे मीन्स वे, दीज ये, दोज वे, प्लूरल नाउन हो, बहुवचन हो, तो क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो तो नेगेटिव सेंटेंस में डू आता है प्लस नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज डू नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखने की बात है, डू नॉट आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में कभी नहीं आया हो, कभी नहीं के लिए नेवर लगता है, अगर कभी नहीं आएगा तो नेवर लगता है, डू नॉट नहीं आएगा, तब डू नॉट की जगह कभी नहीं आने पर नेवर का प्रयोग हुआ, और बाकी तो सब सेम ही है, यानी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तब सब्जेक्ट आ जाएगा, नेवर आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल तो नेवर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई ऐसा खास इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। मैं गाली नहीं देता हूं, मैं गाली नहीं देता हूं, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? आई डू नॉट अब्यूज, आई डू नॉट अब्यूज। आई आ गया सब्जेक्ट, क्रिया क्या है? गाली देना, गाली देना इसमें क्रिया है, लेकिन हम देखेंगे आई की संख्या आता है नेगेटिव में, डू नॉट, आई डू नॉट अब्यूज। दूसरा सेंटेंस कोई बना लेते हैं इसी तरह से। वे लड़कियां स्वेटर नहीं बुनती है, वे लड़कियां स्वेटर नहीं बुनती है, तो क्या बनेगा? दोज गर्ल्स डू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल, दोज गर्ल्स डू नॉट knit the sweater, knit the sweater। knit होती है बुनना, के साइलेंट रहता है, इसको knit पढ़ते हैं, knit the sweater। those girls do not knit the sweater because सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वे लड़कियां, तो those girls सब्जेक्ट बहुवचन है, डू नॉट आएगा, डू नॉट knit the sweater। और देख लेते हैं इसके एग्जांपल, नेगेटिव सेंटेंस के और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तो बनेगा यू, हमने बताया यू तो डू नॉट आएगा, लेकिन इसमें कभी नहीं आया है, इसीलिए यहां नेवर आ जाएगा। यू नेवर टेल अ लाई, यू नेवर टेल अ लाई, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। राम और श्याम, राम और श्याम कभी कभी सत्य नहीं बोलते हैं, राम और श्याम कभी सत्य नहीं बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं तो मतलब राम एंड श्याम। अब यहाँ पर दो लोग हो गए, यानी ये बहुवचन हो गया, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम कभी नहीं के लिए क्या होता है? नेवर। राम एंड श्याम नेवर, क्रिया क्या है? बोलना, स्पीक, ट्रुथ के साथ स्पीक लगाते हैं जनरली। राम एंड श्याम नेवर स्पीक द ट्रुथ। अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए यहाँ स्पीक आएगा, राम एंड श्याम नेवर स्पीक द ट्रुथ। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस का देखा कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो किस तरह से बनता है सेंटेंस। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो किस तरह से बनेगा? सिंपल प्रेजेंट का अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में हो, ही, सी, इट, दिस, दैट, या सिंगुलर नाउन हो, या सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा हो,
तो किस तरह से बनेगा? कर्ता एक वचन होने पर, सब्जेक्ट एक वचन होने पर डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तब हमारा डज नॉट आएगा। क्या आएगा? डज नॉट। डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कभी नहीं आने पर नेवर आएगा, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नेवर। लेकिन नेवर होगा तो डू डज नहीं लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में क्या लगेगा? एस ई एस या आई ई एस। जैसे अफर्मेटिव में लगता था, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस या ई एस लगता था। इसी तरह नेवर आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगेगा। लेकिन डज नॉट आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगेगा, बिकॉज डू में ही ई एस लग गया, इसलिए वर्ब में एस ई एस नहीं लगेगा। लेकिन नेवर आने पर डू या डज नहीं आता है, इसलिए नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा एस या ई एस। इसी तरह हम एग्जांपल इसका समझ लेते हैं। वह झूठ नहीं बोलता है। वह यानी बहुवचन हो गया, तो होगा ही डज नॉट, ही डज नॉट। बोलना इसमें क्रिया है टेल अ लाई। ही डज नॉट टेल अ लाई। लाई को वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ही डज नॉट लाई भी सही होगा, क्यों? तो हम उसको एज ए वर्ब लेंगे। ही डज नॉट लाई, इसको हम कह सकते हैं, अगर इसको वर्ब मान के करा गया तो ही डज नॉट टेल अ लाई, तो ये नाउन हो जाएगा। वैसे हम ही डज नॉट लाई भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट लाई तो ये एज ए वर्ब आएगा। लेकिन ही डज नॉट टेल अ लाई तो ये टेल वर्ब हो गई, ये हमारा नाउन हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। यह ये लड़की बड़ों का कहना नहीं मानती है, तो क्या बनेगा? दिस गर्ल डज नॉट, सिंगुलर है सब्जेक्ट इसलिए डज नॉट ओबे द एल्डर्स। दिस गर्ल डज नॉट ओबे द एल्डर्स। तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव व्हेन सब्जेक्ट सिंगुलर था। इसका हम देखते हैं और भी सेंटेंस। वह कभी पतंग नहीं उड़ाता है। वह कभी पतंग नहीं उड़ाता है, तो बनेगा ही नेवर। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। अब हमने बताया था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो नेवर आने पर वर्ब में एस लगेगा। ही नेवर फ्लाई नहीं आएगा बल्कि फ्लाइज आएगा। ही नेवर फ्लाइज द काइट, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और नेवर आया है। डज नॉट आता तो वर्ब में एस नहीं लगता, तो बनता ही डज नॉट फ्लाई द काइट। वह पतंग नहीं उड़ाता है, वह कभी पतंग नहीं उड़ाता है, तो ही नेवर फ्लाइज द काइट। तो इस तरह से हमें ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, आई होप। बहुत इजी थे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट आएगा इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरह हमने दो तरह के सेंटेंस पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसे कैसे बनाते हैं अब देखेंगे। पहला रूल हमें पता है, क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, क्रिया हमेशा अपने कर्ता के अनुसार आती है। अब हम इनके देखते हैं रूल्स। सब्जेक्ट बहुवचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, तो वो सब देखेंगे। तो हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को हम बाद में क्यूडब्ल्यू लिख दिया करेंगे, अभी लिख दे रहे हैं फुल फॉर्म क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। प्लस अब
हमने बताया था क्रिया जो अब जो आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब हम क्रिया लेंगे आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन हो, दीज, दोज, और दिस, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा। तो हमने बताया था डू आता है बहुवचन के संग, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज स्टार्टिंग में आती है। वी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, सो वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। प्लस अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट आएगा, अदरवाइज इसको नहीं यूज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। और इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगता है। और एक चीज और है, अगर क्या पहले दिया हो हिंदी के वाक्य में, इन हिंदी सेंटेंस जब क्या वर्ड पहले हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं आती है। क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, सबको पता होगी, WHAT व्हाट। तब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, तो सीधे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। वो किसी भी टेंस में हो, किसी भी सेंटेंस में। क्या अगर स्टार्टिंग में है तो व्हाट नहीं आता है, क्या जब बीच में होता है तो व्हाट आ जाता है, तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब आएगी। लेकिन क्या पहले हो, स्टार्टिंग में हो, तो उसकी अंग्रेजी नहीं आती है। सब्जेक्ट बहुवचन होने पर आई, वी, यू, दे, बहुवचन होने पर डू आता है, लेकिन वो पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम उन्हें जानते हो? क्या तुम उन्हें जानते हो? अब क्या तुम उन्हें जानते हो, क्या, तो क्या जो आया है स्टार्टिंग में आया है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं आएगी, व्हाट नहीं आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड तो इसमें कैंसिल हो गया। हमने बताया सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। अब सब्जेक्ट देखेंगे, यू है, तुम जब बहुवचन है तो डू आएगा, तो इसमें आएगा डू। क्या बीच में होता है तो आती है अंग्रेजी व्हाट, लेकिन यहाँ क्या पहले है तो डू आ गया, डू यू। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, डू यू। अब क्रिया क्या है इसमें, मेन वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या है, नो। डू यू नो उन्हें यानी देम, डू यू नो देम, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ये प्रोनाउन वाले वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उन्हें यानी देम, दे का बहुवचन देम, उन्हें जानते हैं, डू यू नो, क्या तुम उन्हें जानते हो, डू यू नो देम। और एग्जांपल देख लेते हैं, वे झूठ क्यों बोलते हैं? तो क्यों इसमें बीच में आए, मतलब क्यों वर्ड आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। क्यों को अंग्रेजी में कहा जाता है व्हाई, व्हाई डू यू। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम ये भी बता चुके हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड वगैरह के प्रयोग। वे झूठ क्यों बोलते हैं, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा बहुवचन था, सॉरी वे है, तो वे की अंग्रेजी दे। अब दे के हिसाब से डू आएगा, यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई डू दे, बोलने को कहते हैं टेल, व्हाई डू दे टेल अ लाई, व्हाई डू दे टेल अ लाई। इसके जगह हम ये भी लिखते हैं व्हाई डू दे लाई। लाई वर्ब भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसे नाउन आई है, इसलिए यहाँ वर्ब भी टेल हो गई है, व्हाई डू दे टेल अ लाई। और एग्जांपल देख लेते हैं, वे देर से क्यों उठते हैं? वे देर से क्यों उठते हैं, तो इसमें क्यों इसमें भी आया है, तो वाई, वे है तो वे की अंग्रेजी होती है दे, वाई डू दे, वाई डू दे, वाई डू दे गेट अप लेट, वाई डू दे गेट अप लेट, वे देर से क्यों उठते हैं, वाई डू दे गेट अप लेट। आई होप समझ में आया होगा। और एग्जांपल बता देते हैं,
ये लड़के सत्य क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखेंगे ये लड़के यानी दीज, पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई, डू, अब दीज बॉयज, दीज बॉयज बहुवचन है इसलिए यहाँ पर डू आया है, वाई डू दीज बॉयज नॉट, बोलने की स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ के संग जनरली स्पीक का ही प्रयोग होता है, वाई डू दीज बॉयज नॉट स्पीक द ट्रुथ, इसमें नॉट था नहीं इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। और हम एग्जांपल देख लेते हैं, वे कहाँ रहते हैं, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो वेयर, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, रहने की लिव होती है, वेयर डू दे लिव। ये था हमारा इंटरोगेटिव व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल। इसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का सब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। ही, पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस, अब हमारा सब्जेक्ट है ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा, तो हम डज लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वी यूज डज, सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज डज, प्लस नॉट हो, नहीं आया हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं तो नेवर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर व्हेन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, बस इसमें डज आ जाएगा। क्या पहले होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं आएगी, व्हाट नहीं आएगा, बस हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ड जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगी। और इसके हम एग्जांपल समझेंगे क्या वह पतंग नहीं उड़ाती है, क्या वह पतंग नहीं उड़ाती है, तो क्या पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं आएगी। डज सी, सी के संग डज क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, डज सी नहीं आया है तो नॉट, डज सी नॉट फ्लाई दी काइट, फ्लाई दी काइट, डज सी नॉट फ्लाई दी काइट। और एग्जांपल देखते हैं, वे गाली क्यों देते हैं, तो क्यों इसमें आया है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है व्हाई। अब हम सब्जेक्ट सॉरी बदल देते हैं, इसको सिंगुलर लेके चलना है तो इसको हम कर देते हैं, यह लड़का गाली क्यों देता है। अब ये है लड़का यानी सिंगुलर हो गया, व्हेन सब्जेक्ट सिंगुलर तो व्हाई डज, सिंगुलर है इसलिए डज आएगा। अब सब्जेक्ट आएगा व्हाई डज दिस बॉय, गाली देना को कहते हैं अब्यूज, व्हाई डज दिस बॉय अब्यूज, व्हाई डज दिस बॉय अब्यूज, यह लड़का गाली क्यों देता है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने समझा, बहुत इसमें ध्यान देने की जरूरत है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टेंस में, क्योंकि वर्ब जो आती है अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट आती है। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस।